नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम हमारा क्या है? गयासुद्दीन बलबन। पिछले टॉपिक में हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में देख चुके थे और जाने थे कि किस प्रकार से इल्तुतमिश जो है वो जीते जी ये बात को डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी बनेगा हमारा तो कौन होगी? हमारे बेटे नहीं बल्कि हमारी बेटी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का पूरा कहानी हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से वो सत्ता में आती है, किस तरह से वो गद्दी में आती है और किस प्रकार से कैथल में उसका मर्डर हो जाता है ना। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गयासुद्दीन बलबन। तो ये नहीं समझना है, गयासुद्दीन बलबन का नाम देख के ये नहीं समझना है कि गयासुद्दीन बलबन रजिया सुल्तान के ठीक बाद सत्ता में आई है, सत्ता में आया है, यानी इसके बीच में गैप है। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत में और भी शासक हुए, लेकिन वे शासक ऐसे थे जिसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो कोई काम के नहीं थे, कोई टैलेंट नहीं थे, सब बहुत बड़े बड़े बकलोल थे। समझ गया ना? तरह तरह के उन लोग कांड किए हैं, तो उनको पढ़ने से हमको कोई जानने का जरूरत नहीं है। पढ़ना उसके बारे में जिसमें कुछ बात हो, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो हम लोग पढ़ेंगे पावरफुल रूलर था कौन? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन एक चेहरे देखने से लग रहा है कि ये ओल्ड आदमी है, बुढ़ा आदमी है। हाँ दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली के दरबार में ही अपना पूरा जीवन बिताया है। मैं बता दूं कि गयासुद्दीन बलबन वो व्यक्ति है जो इल्तुतमिश का स्लेव था। कहां इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के बाद हमने बताया था कि कौन शासक बना था? फिरोज शाह। फिरोज शाह के बाद कौन शासक बना? रजिया। और रजिया के बाद भी बहुत सारे शासक बने हैं। उस टाइम तक भी ये कहां पे है? दिल्ली के दरबार में है और अलग अलग पोस्ट में है, यानी दिल्ली के दरबार को इसने बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग किया है। दिल्ली के दरबार में क्या चीजें हो रही है, नहीं हो रही है, सत्ता में कौन किसके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी रच रहा है, ये सारी चीजों को ये मॉनिटरिंग करते रहता है। और एक वक्त आता है कि जब ये खुद उस पावर को गेन कर लेता है और दिल्ली के सत्ता पे खुद काबिज हो जाता है, यानी दिल्ली का शासक बनेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि 9th सुल्तान इन द मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी यानी स्लेव डायनेस्टी का ये कितना नंबर शासक है? 9वां। ठीक है, 9वां। सबसे पहला बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और 9th नंबर का जो रूलर है वो कौन है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, He was the wazir of grandson of इल्तुतमिश नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये क्या था? वजीर था। वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर, वजीर मतलब प्राइम मिनिस्टर था। किसका? ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो ग्रैंडसन था, मतलब इल्तुतमिश के पोता, जिसका नाम क्या? नसरुद्दीन महमूद, ये उसका प्रधानमंत्री था। लेकिन बताए तो कि रजिया के बाद के जो शासक हुए वो बहुत बड़े बड़े भकलोल हुए, इससे बर्दाश्त नहीं होता। लास्ट में ये दिल्ली की गद्दी को खुद हासिल कर लेता, क्योंकि वो शासक भले नहीं था बल्कि क्या था? प्राइम मिनिस्टर। सारी चीजों को ये भली भांति समझता था कि शासन कैसे चलाना है, नहीं चलाना। कब से? इल्तुतमिश के टाइम से। हमने बताया था कि इल्तुतमिश जो है वो 40 गुलामों का यानी 40 लोगों का एक टीम बनाया था, जिसको चालीसा दल कहा जाता था। उसको तुर्कान चहलगामी भी कहा गया, तुर्कान चहलगामी कहा गया। तो ये उस 40 का टीम में से एक ये भी था। वो जो चालीसा दल था ना, तो 40 लोग थे उसमें एक आदमी ये आपका बलबन भी था। और इस चालीसा दल को ही कहा गया था तुर्कान चहलगामी, तुर्कान चहलगामी। ठीक है, ये भी जो था वो टर्किश था। बॉर्न ऑफ टर्किश ओरिजिन, हिज ओरिजिनल नेम वाज बहाउद्दीन। इसका वास्तविक नाम यदि पूछा जाए तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था? बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन इसका नाम था। He was purchased as a slave by इल्तुतमिश। हमने बताया कि ये किसका स्लेव था? इल्तुतमिश का, है ना। इल्तुतमिश इसको एक गुलाम के रूप में खरीदा था। ठीक है,
ही रोज अप द रैंक्स क्विकली, बन के आया था ये गुलाम, लेकिन इसके अंदर भी बहुत टैलेंट था, इसीलिए अपना ये तुरंत प्रमोशन करवाते चला गया, मतलब ये तुरंत तुरंत प्रमोट होते चला जाएगा, ठीक है। He carried out successful military campaigns as an officer, बहुत जबरदस्त मिलिट्री था, आर्मी भी था, है ना। ये बहुत अच्छा कैंपेनिंग भी किया, कई जगह पर इसने जीत हासिल करके दिया। आफ्टर नासिर्स डेथ, बलबन डिसाइडेड हिमसेल्फ, declared himself as a sultan as the former did not have any male heirs, ठीक है। जैसे नसरुद्दीन जो है ना वो मरा, उसके बाद इसने खुद को शासक डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। ऐसा कहा भी जाता है कि नसरुद्दीन का कोई और उत्तराधिकारी नहीं था जेंस में, कि वो उसके बाद गद्दी पे बैठे, तो बोला ये बकलोरों को बैठाने से अच्छा है कि हम ही खुद राजा बन जाएंगे, और जब राजा बनेगा तो बहुत तरह का काम करेगा ये, है ना। आइए अब इसकी कहानी को समझते हैं। बलबन वाज अ स्ट्रिक्ट रूलर, बलबन जो था वो कैसा रूलर था, बहुत ही स्ट्रिक्ट, लॉ और रक्त की नीति अपनाया, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी क्या है इसको समझिए। बलबन एक ऐसा शासक था जो अपने साम्राज्य में छोटी छोटी गलतियों के लिए भी कठोर से कठोर दंड देता था, समझ गया ना, कठोर से कठोर दंड दिया करता था ये बलबन। मतलब इसके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त था, कोई चाह कर भी गलती से भी गलती नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट था। सपोज दैट किसी ने किसी का लेफ्ट हैंड तोड़ दिया, बोला उसका भी लेफ्ट हैंड तोड़ दो। कोई किसी का राइट हाथ तोड़ दिया, है ना, तो सजा के तौर पे ये क्या देगा, उसका भी दाहिना हाथ तोड़ दो। कोई किसी का लेफ्ट आंख फोड़ दिया, उसको सजा क्या मिलेगा, उसका भी लेफ्ट आंख को फोड़ दिया जाए, ठीक है। और इसने क्या किया, ये दरबार में होने वाले षड्यंत्रों को भली भांति समझता था, इसलिए इसने जो चालीसा दल इल्तुतमिश बनाया था, यानी तुर्कान चहलगामी का जो टीम था 40 का, उसको समाप्त किया। बोला ना ये 40 रहेंगे और ना ये 40 तरह का दिमाग लगाएगा, सारा पावर सारा डिसीजन मेरा होगा। इसके अलावा इसने स्पाई सिस्टम को डेवलप किया। स्पाई मतलब जासूस। इसके दरबार में जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे सबके पीछे स्पाई लगा के रखा था, समझ गया ना। कि सपोज दैट कि आप बलबन के दरबार में कोई मिनिस्टर हो या कोई वैल्यूएबल पोस्ट पे हो, तो आप क्या कर रहे हो और उसका पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए एक जासूस लगा हुआ जो आपको पता ही नहीं है। और खतरनाक बात यह है कि उस जासूस के पीछे भी जासूस लगा के रखा है। हो सकता है कि वो जासूस गद्दार निकल जाए, हो सकता है कि वो जासूस जो है वो पैसे के लालच में या किसी चीज के लालच में वो गद्दारी कर जाए राजा से, इसलिए स्पाई के पीछे भी स्पाई लगा के रखा है। तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट था, ये जानता था कि जरा सा सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, जरा सा हमसे कुछ मिस्टेक हुआ ना कि ये जो दरबार में रहने वाले नोबेल्स लोग हैं ना, वो तो आपके सामने सर झुका रहे हैं, लेकिन ये इतने खतरनाक है कि आपके पीठ पीछे कब षड्यंत्र रच कर कब आप ही को ठोक देगा कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से ये कैसा था, बहुत स्ट्रिक्ट रूलर था। हमने बताया कि इसने चालीसा दल यानी तुर्कान चहलगामी को भी समाप्त करके सारा पावर को अपने हाथों में रखा। बताए थे इल्तुतमिश इक्तादारी सिस्टम लाया था, बोला कोई इक्ता उक्ता नहीं मिलेगा, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा तुम लोग को, पेमेंट के रूप में तुम लोग को पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। इल्तुतमिश क्या किया था, किसी को कैश नहीं देता था, क्या देता था, इक्ताज। और ये क्या काम करने लगा, कोई नो इक्ताज, जो भी चाहिए कैश मिलेगा, समझ गया ना। तो इल्तुतमिश के काम को इसने उलट कर रख दिया, समाप्त किया। And his court was a symbol of austerity and a strict obedience to the emperor. He even demanded that people prostrate before the king. अब समझाते हैं ना, जो चीजें लिखी हुई है उसको हम समझा रहे हैं। ये दो तरह का सिस्टम, सजदा और पाबूस। कौन सा सिस्टम, सजदा और पाबूस, ठीक है। ये दो तरह का सिस्टम अपने समय में डेवलप किया था। सिजदा या सजदा कह सकते हो। सजदा क्या है भाई,
कि राजा के पास, राजा जब दरबार में बैठा हुआ है तो राजा अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, राजा के सामने कोई भी आएगा वो जमीन पे दंडवत लेट के दरबार में राजा को प्रणाम करेगा। ये चीज क्या कहलाएगा? सजदा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं हाय हेलो कर लिए, प्रणाम सर, हेलो राजा जी गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं चलने वाला है। राजा बलबन यदि बैठा हुआ है तो एकदम जमीन पे फ्लैट आपको लेट कर उसको प्रणाम करना है। ये सिस्टम क्या कहलाएगा? सजदा। और पाबोस उससे भी खतरनाक है। राजा साहब जो है ना अपने सिंहासन पे मजे से बैठे हुए पैर को उठाकर या पैर को नीचे करके, है ना, जो लोग भी आएंगे ना वो राजा के कदमों को जाकर चूमेंगे। समझ गया ना? ये चीज क्या कहलाएगा? पाबोस। आइए दंडवत प्रणाम करिए, उसके बाद उठ के राजा के पैरों को जाकर चूमिए, ये है पाबोस। समझ गए? और नहीं किए तो यहां पढ़ लीजिए कैसा राजा है, स्ट्रिक्ट रूलर है, तुरंत विकेट गिरवा देगा। समझ गया ना? He laid out severe punishment to the slightest of offense by his courtiers। दरबार में यदि कोई भी थोड़ा सा मिस्टेक कर गया तो खतरनाक सजा मिलेगा बाबू। कह तो दिए थे कि बलबन इतना स्ट्रिक्ट था कि कोई गलती से भी मिस्टेक नहीं करना चाहता था। ठीक है, He had a spy system, बता चुके हैं कि इसने क्या डेवलप करके रखा था? स्पाई सिस्टम, जासूस, है ना, और उसके पीछे भी जासूस। ठीक है, आइए, he introduced the Persian festival of नवरोज in India। उसने भारत में एक नया फेस्टिवल नवरोज, याद रखना एक फेस्टिवल है नवरोज। ठीक है, ये जेड भी लिख सकते हो, नवरोज। नवरोज पर्शियन लोगों का, पारसी लोगों का एक फेस्टिवल है। नवरोज क्या है? मुगल एम्पायर जब पढ़ाएंगे, जहांगीर, मुगल एम्पायर जब 4th चैप्टर पढ़ना है ना, उसमें जहांगीर जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये नवरोज हम उठाएंगे, उस समय फिर ये टॉपिक पूछेंगे आप सबों से। ठीक है, तो नवरोज को स्टार्ट करने वाला व्यक्ति कौन था इंडिया में? बलबन। ठीक है, बलबन। ठीक, पंजाब सॉ लार्ज स्केल ऑफ कन्वर्जन ड्यूरिंग हिज रूल। भारत का एक राज्य है पंजाब, पंजाब में इसने जबरदस्त कन्वर्जन करवाया था। कन्वर्जन समझते हो? धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। आप समझ सकते हो कि बलबन जो है वो कैसा रूलर था, सेक्युलर या कैसा है, ये आप खुद तय कर सकते हो। कि पंजाब में बहुत व्यापक तौर पे बहुत ज्यादा कन्वर्जन किया गया था। कन्वर्जन मतलब धर्म का परिवर्तन, लोगों से जबरन उसका धर्म परिवर्तित करवाया गया था, मतलब लोगों को जबरन इस्लाम स्वीकार करवाया गया था। समझ गए ना? तो ये बहुत हार्ड रूलर था। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंडसन कैकोबाद सक्सीडेड हिम एट द थ्रोन ऑफ दिल्ली। जब ये मर गया तो इसके बाद कौन? इसका ग्रैंडसन कौन? कैकोबाद जो था वो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा। और लास्ट रूलर जो है वो देखो, ये कब्र है किसका? बलबन का। ये किसका कब्र है? बलबन का। दिल्ली में दफन किया गया। ठीक है, दिल्ली में इसको दफन किया गया है। लाल महल दिल्ली में इसने बनवाया है। दिल्ली में लाल महल किसने बनवाया है? तो बलबन ने बनवाया है। ठीक है, तो जब ये मर गया था तो कैकोबाद बना था राजा। ठीक है, लेकिन इस स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर जो है वो कैमूर्स है। कौन है? कैमूर्स। ठीक है, देखो लिखा भी होगा कैमूर्स। ठीक है, इसको जलालुद्दीन खलजी, जलालुद्दीन खलजी आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। खलजी डायनेस्टी, ये स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन बताए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? कैमूर्स। कैमूर्स बच्चा है। कैमूर्स क्या है? बच्चा है। और इसका कमांडर इन चीफ, इसका कमांडर इन चीफ मतलब मुख्य सेनापति कौन रहता है? जलालुद्दीन खलजी। वो इसको ले जाके यमुना नदी में फेंक देगा, मर जाएगा, और उसमें एक नया डायनेस्टी का स्टार्ट करेगा। उसका नाम पड़ेगा क्या? खलजी डायनेस्टी, यानी कि खिलजी वंश। ठीक है, इस खिलजी वंश में एक भयंकर राजा आएगा, समझ गया ना, जिसका नाम है अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है। खलजी डायनेस्टी का सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। समझ गया? जबरदस्त स्टोरी भी उसका है,
और उसको भी फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।